गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आज एक नया टॉपिक जो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ ईआर मॉडल। ये ईआर मॉडल आपको सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन में भी मिलेगा, आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी मिलेगा। तो चलिए इसका बेसिक पहले देख लेते हैं। ईआर मॉडल होता क्या है, इसके कंसेप्ट्स क्या हैं, उसके बाद हम फर्दर आगे इसको कैसे ईआर डायग्राम को यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले ईआर मॉडल, इसको ईआर मॉडल कहते हैं, ईआर डायग्राम कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ईआर मॉडल है क्या। कहता है डेटा मॉडल्स आर टूल्स यूज्ड इन एनालिसिस टू डिस्क्राइब द डेटा रिक्वायरमेंट एंड एजम्पशंस इन द सिस्टम फ्रॉम ए टॉप डाउन पर्सपेक्टिव। जो डेटा मॉडल है, ये ईआर मॉडल जो डेटा मॉडल है, ये एक टूल है जिसको हम एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं और एनालाइज करके क्या करेगा, ये डेटा की रिक्वायरमेंट को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, मतलब हमें एक डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए, उसको डिज़ाइन करने में, एनालाइज करने में हमारी हेल्प करता है ईआर मॉडल। ठीक है, एक बार फिर बता दूँ, ईआर मॉडल क्या है। एक टूल है जो एनालिसिस में यूज़ होता है और डेटा रिक्वायरमेंट को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, क्या करता है, डेटा रिक्वायरमेंट को डिस्क्राइब करता है। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसमें डेटाबेस का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि हमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में स्टोर करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो हमें कैसा डेटा चाहिए, किस टाइप का डेटा होगा, डेटाबेस में क्या क्या फील्ड्स होंगी, कौन कौन से टेबल्स होंगे, उसमें हमारी ये ईआर जो मॉडल है वो हेल्प करता है। दूसरा, they also set the stage for the design of database later on in the SDLC हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें हमारा एक स्टेज रहता है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं उसमें मोस्टली बेसिक अगर हम देखें तो हमारे पास डिज़ाइनिंग होती है, डेवलपिंग होती है, टेस्टिंग होती है, एनालिसिस होती है। तो वो सारे स्टेजेस होते हैं। और ये जो ईआर मॉडल है डेटाबेस डिज़ाइन का एक पार्ट है, और डेटाबेस डिज़ाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक स्टेज है। ठीक है, तो उस स्टेज में काम करने के लिए जब हम काम करते हैं उस स्टेज पे, तो ये जो ईआर मॉडल है ये हमारी हेल्प करता है डेटाबेस डिसाइड करने में। ठीक है, किस टाइप का डेटा होगा। Then next, an entity relationship model is an abstract and conceptual representation of data। ये जो हमारा ईआर मॉडल है ये क्या होता है, ये एक अब्स्ट्रैक्ट और कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की। अब्स्ट्रैक्ट और अब कंसेप्चुअल क्या है वो हम देख लेते हैं। दो चीज़ें हैं, एक अब्स्ट्रैक्ट और कंसेप्चुअल। अब्स्ट्रैक्ट हो गया जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स कॉलेज में होती है और उसमें से हमें क्लास में आपको टीच करने के लिए सिर्फ दो ही आइटम चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमें रोल नंबर चाहिए, दूसरा आपका नेम चाहिए। दैट इज़ योर अब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम टीचर को मिलेगी, बाकी रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, आप कहाँ रहते हैं, आपका पेरेंट का एड्रेस। जब हम लेक्चर डिलीवर करते हैं तो हमें आपकी एक आईडी चाहिए होती है, आपका नेम चाहिए होता है। लेक्चर डिलीवर करने के टाइम हमें ये तो नहीं चाहिए कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ से आए हो। ठीक है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन मीन्स आप कह सकते हो जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट
इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट डेटा है जो वो ही आपको सिर्फ शो होगा। ठीक है। नेक्स्ट, देर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स इन ER मॉडल्स। 3 बेसिक एलिमेंट हैं जब भी हम ER मॉडल पे काम करेंगे। तो फर्स्ट इसमें आता है हमारे पास एंटिटीज़, देन आता है एट्रीब्यूट्स, और फिर आता है हमारे पास रिलेशनशिप्स। ठीक है। तो एंटिटीज़ क्या है? एंटिटीज़ आर द थिंग्स अबाउट विच वी सीक इंफॉर्मेशन। एंटिटीज़ क्या है? एंटिटी वो पार्ट है जिसके रिलेटेड, जिसके लिए हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं स्टूडेंट के रिलेटेड कुछ डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ। स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर क्या है, स्टूडेंट का एड्रेस क्या है। तो इस केस में जो मेरा स्टूडेंट होगा वो स्टूडेंट क्या है? एंटिटी है। क्या है? स्टूडेंट जो मेरी है वो एंटिटी रहेगी। मतलब जिसके रिलेटेड, अगर मैं स्टूडेंट के रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो स्टूडेंट मेरी एंटिटी रहेगी। अगर मैं एम्प्लॉय के रिलेटेड कुछ डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो वो एम्प्लॉय मेरा एंटिटी रहेगा। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट, इतना समझ आया। नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट के, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट है, ये एक एंटिटी है, इसके रिलेटेड मुझे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, मुझे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के रिलेटेड चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट का मुझे रोल नंबर चाहिए। ठीक है। एक स्टूडेंट का मुझे नेम चाहिए, और देन मुझे स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल फ़ोन मोबाइल चाहिए। तो ये जो 3 हैं ये क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। क्या हैं? इनको हम एट्रीब्यूट, एंटिटी हो गया जिसके रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, और एट्रीब्यूट्स हो गया जो उसकी फील्ड्स होंगी जो आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हो। एक स्टूडेंट के रिलेटेड आप क्या डेटा कलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है। तो हम यहाँ मैंने लिखा है एट्रीब्यूट्स आर द डेटा वी कलेक्ट अबाउट द एंटिटीज़। एंटिटीज़ के लिए जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे दैट इज़ एट्रीब्यूट। देन आता है हमारे पास रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर नीडेड टू ड्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल एंटिटीज़। रिलेशनशिप तब हमें यूज़ होता है और ये हमारी हेल्प करता है, हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे हम मल्टीपल टेबल से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीपल टेबल से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल टेबल्स के बीच जो रिलेशन है ये बताता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये रिलेशन कौन से हैं देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है एंटिटी। ठीक है। अब मैंने इंडिविजुअल एक्सप्लेन किया है। एंटिटी क्या है? An entity may be defined as a thing which is recognized as being capable of an independent existence and which can be uniquely identified। ठीक है। जो हमारी एंटिटी है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि वो क्या हो सकती है? एक कोई भी थिंग हो सकती है जो हम रिकॉग्नाइज करें और वो उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो। क्या हो? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, और जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है एक, तो वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। ठीक है। देन इस एम्प्लॉय ले लेते हैं, तो एम्प्लॉय भी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। जैसे स्टूडेंट में कुछ डिटेल्स हो सकती हैं, नेम, रोल नंबर, क्लास। इसी तरीके से जो हमारा एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की भी कुछ डिटेल्स हो सकती हैं, नेम, एड्रेस, वर्क टाइप, जॉब टाइप। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? एंटिटी कोई भी थिंग हो सकती है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो जिसकी, और दूसरा यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए, मतलब ईजिली जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट जो हमारा है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोल नंबर। इसी तरीके से अगर एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय को भी हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद एम्प्लॉय कोड। ओके। तो उससे कहते हैं एन एंटिटी में बी अ फिजिकल ऑब्जेक्ट सच एज हाउस, कार, एक्स्ट्रा। मतलब नेक्स्ट हम इसको हाउस लिख सकते हैं, कार, स्टूडेंट लिख सकते हैं, एम्प्लॉय लिख सकते हैं। मतलब ये एंटिटी है, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर मुझे कार के रिलेटेड, कार क्या है? कार एक एंटिटी है। ठीक है। तो कार के रिलेटेड मुझे कुछ डेटा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल कार की जो माइलेज है वो कितनी है, जो उसके टायर होते हैं वो
कितने नंबर का टायर उसे लगता है, ठीक है। देन हम AC कितने टन का है उसमें। तो ऐसे कुछ मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे कि हम क्या डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब हम ये ER मॉडल डिज़ाइन करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर एंटिटी को लेके ही डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द एंटिटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। ये जो एंटिटीज़ हैं इनको हम कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, और कैटेगरीज़ में हमारे पास दो आती हैं। एक को हम स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट एंटिटी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास वीक और डिपेंडेंट एंटिटी कहते हैं। क्या होता है, दो हैं, एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट एंटिटी कहते हैं, और दूसरे को वीक और डिपेंडेंट एंटिटी कहते हैं। अब देखते हैं वन बाई वन ये स्ट्रॉन्ग वीक क्या है। चलिए, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट एंटिटी, ठीक है। एन एंटिटी इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग or independent when its existence is not dependent on other entities। जब एक, फॉर एग्जांपल सिंपली, जब एक टेबल किसी दूसरे टेबल पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इन दैट केस हम उस टेबल को, उस एंटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट एंटिटी बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है स्टूडेंट और एग्जामिनेशन की। हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं, एक स्टूडेंट है और एक एग्जामिनेशन है। इस केस में जो स्टूडेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ठीक है। स्टूडेंट को हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहेंगे, इंडिपेंडेंट एंटिटी कहेंगे, बिकॉज इट्स एग्जिस्टेंस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एग्जामिनेशन एंटिटी। जो इसकी एग्जिस्टेंस है वो एग्जामिनेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। बात समझे, दो हैं। अभी जब हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। देखिए, अगर एग्ज़ाम नहीं हो तब भी तो स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट होने के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए। बात समझे क्या। स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट एंटिटी क्या होती है, जो किसी दूसरे एंटिटी पे डिपेंडेंट ना हो। जहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक स्टूडेंट एंटिटी है और एक एग्जामिनेशन एंटिटी है। अब स्टूडेंट होने के लिए क्या एग्जामिनेशन होना चाहिए? अगर एग्ज़ाम नहीं होगा, हम एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करते तो क्या स्टूडेंट ख़त्म हो जाएंगे? नहीं ना। स्टूडेंट बिना एग्ज़ाम के बंदा हो सकता है, ठीक है। बात समझ आई। दूसरा, अभी हम इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, डिपेंडेंट देखेंगे तो आपको आइडिया और क्लियर हो जाएगा। पहले चलिए डिपेंडेंट देख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, वीक और डिपेंडेंट। वीक और डिपेंडेंट एंटिटी क्या होती है? एन एंटिटी इज सेड टू बी वीक और डिपेंडेंट एंटिटी व्हेन इट्स एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन अदर एंटिटी। जब एक एंटिटी की एग्जिस्टेंस दूसरे एंटिटी पे डिपेंड करती है, उसको वीक एंटिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन एंटिटी है वो तो टोटली डिपेंड करती है स्टूडेंट पे। अगर स्टूडेंट होगा तभी तो एग्ज़ाम लेंगे, अगर स्टूडेंट नहीं होगा तो एग्ज़ाम तो हम कंडक्ट कर ही नहीं सकते, और एग्ज़ाम का डेटा भी कहीं स्टोर नहीं हो सकता। जब स्टूडेंट ही नहीं तो एग्ज़ाम किसका लेंगे? बात समझ आई। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, फिर से रिपीट कर देता हूँ। वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी होती है जो एक एंटिटी दूसरे एंटिटी पे डिपेंडेंट हो, और वीक एंटिटी होती है जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है जो दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, और वीक होती है जो दूसरी एंटिटी पे डिपेंडेंट हो। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं, एक स्टूडेंट है, दूसरा हमारे पास एग्जामिनेशन है। तो स्टूडेंट वाले केस में जो स्टूडेंट है हमारा वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, क्योंकि अगर स्टूडेंट किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। एक बंदा स्टूडेंट हो सकता है विदाउट एग्जामिनेशन। जब तक आप एग्ज़ाम नहीं ले रहे हो तो आप स्टूडेंट तो हो ना, स्टूडेंट रह सकता है। स्टूडेंट होने के लिए एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसे अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें जो एक डिपेंडेंट एंट्री है, तो एग्जामिनेशन डिपेंड करता है कैंडिडेट्स पे, स्टूडेंट पे। अगर कैंडिडेट होंगे, स्टूडेंट होंगे तभी तो एग्ज़ाम ले सकते हैं ना। तो अगर स्टूडेंट नहीं होगा एग्ज़ाम नहीं होगा,
समझ आया? चलिए, ये बेसिक कंसेप्ट था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एंटिटी का। नेक्स्ट आता है हमारे पास इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट इज एन एंटिटी। अगर हम बात करें एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट क्या होता है? एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और स्टूडेंट की बात करें तो उसमें क्या क्या हो सकता है? स्टूडेंट की एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, कोर्स हो सकता है, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो सारी स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स रह सकते हैं। और इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ आर नोन एज एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप डिफाइन द वे ऑफ कनेक्टिंग और रिलेटिंग टू और मोर एंटिटीज। रिलेशनशिप हमें बताता है कि हम दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ को कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप कैप्चर्स हाउ टू और मोर एंटिटीज़ आर रिलेटेड विद ईच अदर। और रिलेशनशिप हमें ये भी बताता है कि दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं। चलिए आगे एग्जांपल में देखेंगे। नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। फर्स्ट, वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। अब एक एक करके देखते हैं वन टू वन क्या होता है, वन टू मैनी क्या है और मैनी टू मैनी क्या है। चलिए, when one attribute or field is related with one another attribute or field of another table, such a type of relationship is known as one-to-one relationship। जब एक एंटिटी का एक एट्रीब्यूट एक टेबल से रिलेटेड है और वो जैसे इन शॉर्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं, ये एक टेबल है और इसके कुछ ये एट्रीब्यूट हैं, ये दूसरा टेबल है बी, ये है। ठीक है, अब जैसे ये फॉर एग्जांपल ये इधर कनेक्ट है, ये इधर कनेक्ट है और ये इधर कनेक्ट है, तो इसको हम वन टू वन बोलेंगे। जब एक एंटिटी के एट्रीब्यूट दूसरी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स वन टू वन कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे ये वन है, सॉरी ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये वन है, ये टू है और ये थ्री है। मतलब ए का कोई भी एट्रीब्यूट बी के किसी भी एट्रीब्यूट के साथ कनेक्टेड है बट सिंगल ही होगा, और दूसरा जैसे यहाँ वन है, वन थ्री के साथ कनेक्टेड है, टू वन के साथ कनेक्टेड है और थ्री टू के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरीके के रिलेशन को हम वन टू वन रिलेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है वन टू मैनी। वन टू मैनी क्या हो गया? when one attribute of a table is related with many attributes of another table। जब एक एट्रीब्यूट एक टेबल का एट्रीब्यूट दूसरी टेबल के मल्टीपल एट्रीब्यूट से रिलेट कर रहा होता है, देन सच अ रिलेशनशिप इज़ नोन एज वन टू मैनी रिलेशनशिप। इस तरीके के जो रिलेशनशिप को हम वन टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर आर 2 टेबल्स, कस्टमर टेबल एंड एन ऑर्डर टेबल। हमारे पास 2 टेबल हैं, 2 एंटिटी हैं, एक कस्टमर आ गया और एक ऑर्डर आ गया। अब देखिए सिंपल सी बात है, एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक शॉप पे चले जाते हो, आप कस्टमर हो, एक एंटिटी है। अब आपने क्या किया, आपको फॉर एग्जांपल चॉकलेट भी चाहिए, एक ऑर्डर हो गया। आपको मिल्क भी चाहिए, सेकंड ऑर्डर हो गया। आपको फॉर एग्जांपल शुगर भी चाहिए, थर्ड ऑर्डर हो गया। तो इस तरीके से एक कस्टमर का एट्रीब्यूट दूसरे जो ऑर्डर है उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट से रिलेट कर रहा होता है। तो इस तरीके के रिलेशन को हम वन टू मैनी कहते हैं सिंपली। ठीक है, हियर ईच ऑर्डर हैज़ ओनली वन कस्टमर। यहाँ पे क्या होगा, हर एक ऑर्डर का एक कस्टमर होगा, बट अ कस्टमर कैन मेक मैनी ऑर्डर। ठीक है, जो कस्टमर है वो क्या कर सकता है, मैनी ऑर्डर कर सकता है। जैसे मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल अभी दी, जो हमारा ऑर्डर वाला एंटिटी होगा उसमें तो सिर्फ कस्टमर की आईडी स्टोर होगी। अब उस कस्टमर ने क्या क्या परचेज़ किया है वो मल्टीपल हो सकते हैं, तो उस रिलेशन को हम वन टू मैनी रिलेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट है मैनी टू मैनी। व्हेन मोर देन वन एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टेबल आर रिलेटेड विद मैनी एट्रीब्यूट्स ऑफ वन और मोर अदर टेबल्स, देन सच अ रिलेशन इज नोन एज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब जैसे कि पहले वाले केस में हमारे पास एक कस्टमर था और मल्टीपल प्रोडक्ट्स का ऑर्डर कर रहा था।
अब इस वाले केस में हमारे पास क्या है, जब हमारे पास एक एंटिटी के मल्टीपल एट्रीब्यूट दूसरे टेबल के मल्टीपल एट्रीब्यूट से रिलेटेड होते हैं, जैसे एक ऑर्डर है और दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट्स। फिर ऑर्डर कैन कंटेन मेनी प्रोडक्ट्स एंड ए प्रोडक्ट कैन बी ऑन मेनी ऑर्डर्स। ठीक है, एक जो प्रोडक्ट है वो मल्टीपल, हम एक प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल ऑर्डर कर सकते हैं, है ना, बात समझे। और मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल ऑर्डर कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट है ए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसके लिए मल्टीपल कस्टमर ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारे कस्टमर हो गए, ये एक ए प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये था एक प्रोडक्ट मल्टीपल ऑर्डर कर सकते हैं, और जैसे पिछले वाले केस में देखा था कि मल्टीपल कस्टमर जो हैं मल्टीपल ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। एक प्रोडक्ट ए है, इसको मल्टीपल कस्टमर ऑर्डर कर रहे हैं। एक चीज़, ये ऑर्डर हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट जो कहता है कि एक, ये तो हो गया कि मल्टीपल ऑर्डर हो रहे हैं एक प्रोडक्ट के। फिर एक प्रोडक्ट कैन बी ऑन मेनी ऑर्डर्स, एक प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल ऑर्डर्स पे हो सकता है, तो इसको हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था हमारे पास ER मॉडल का। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन का पार्ट है, उसमें हम देखेंगे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है डेटाबेस डिज़ाइन की वो क्या है। तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लें। और ये मेरा आज चैनल है आज प्रोग्रामिंग एडिक्ट, जो मुझे लगेगा इम्पॉर्टेंट है मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। मैं खुद एक लर्निंग स्टेज पे हूँ और मुझे अच्छा लगता है जो कुछ मैं सीख रहा हूँ मैं बाकी वालों के साथ भी शेयर करूँ। थैंक यू।